पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम और इस्लामी दुनिया की भी पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमें दलेर लोगों की जरूरत है जो हक के रास्ते पर चलेंगे, जो इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे। यहाँ वहाँ जहाँ गई वहीं पे उसकी धूम थी। वो एक अपनी ज़ात में अकायद थी, हुजूम थी। वो गरीब कौम के लिए बाप की सवीर थी। नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी और खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ बोल न्यूज़ पर मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। सुमैया, पहले भी अभी कुछ 2 घंटे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश कर रही थी ट्रांसमिशन में, और हम भी अब बात करेंगे कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और इस्लामी दुनिया की भी पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनकी एक ज़बरदस्त किस्म की लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उन्हें एक बेहतरीन लीडर के तौर पर माना जाता है। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी एक सियासतदान के बाद पाकिस्तान की सियासत में जो खला है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो ख़वातीन को अमली तौर पर अमली मैदान में, चाहे वो सियासत हो या बाकी मामलात हों, उसमें जो चीज़ें आज सामने आ रही हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के होते हुए और उसके बाद वो क्या शक्ल सूरत रखती हैं, आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। सुमैया, एक बड़ा अहम मामला है वो ये है इस वक्त के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहाँ एक इस्तारा है, जहाँ एक वो तशबीह के तौर पर कि सियासत के अंदर ही ना सिर्फ बल्कि तमाम जितनी भी फील्ड्स हैं, आप जैसी ख़वातीन जो हैं जो काम कर रही हैं, जो अपना नाम बना रही हैं इस मुल्क के लिए और अपने लिए, वो बड़ा एक इस्तारा के तौर पर समझा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई पाकिस्तान में 86 में, फिर 88 में जब उनकी हुकूमत 88 में बनी, उसके बाद एक नई जहत नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान की 50% जो आबादी है, यानी कि आपके हवाले से बात करें तो वो एक नया जोश, नया जज्बा और आगे बढ़ने की एक लगन है, वो वज़ीर आज़म को देख कर आ रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सुबह से हम ये बात कर भी रहे हैं, मैं सोचती हूँ हमेशा मुदस्सिर बेनज़ीर भुट्टो जो कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। जिस तरह आपने कहा कि हम ख़वातीन के लिए ना सिर्फ थी बल्कि हैं, क्योंकि उन जैसी खातून निडर, बेबाक, बेखौफ, जिन्होंने हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। और अगर हम सियासत की बात करें तो जो ख़वातीन को उन्होंने सियासत में इंस्पिरेशन दी, उनकी एक तवील जद्दोजहद है सियासी मैदान में। एक वज़ीर आज़म की बेटी, उसके बाद फिर वो एक माँ के तौर पर, फिर एक बीवी के तौर पर, एक बहन के तौर पर, जिस तरह की जद्दोजहद उन्होंने की, जिस तरह के मसाइब और हालात का उन्होंने सामना किया, मुझे लगता है मुदस्सिर कि वो कोई आम औरत नहीं कर सकती, वो आम औरत थी भी नहीं। वो एक ख़ास औरत थी। और ऐसी औरतें, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं जिनकी शख्सियत इतनी करिश्माती होती है और वो इतने इंस्पिरेशनल होते हैं कि उनकी एक चीज़ आपके लिए यकीनन बहुत बड़ी सब्जेक्ट होती है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यकीनन बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनी, और जिस तरह मुदस्सिर ने कहा कि दुनिया इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म बनी, ना सिर्फ पाकिस्तान की, और उसके बाद जो सफ़र था, फिर वो सफ़र मुदस्सिर जिला वतनी, फिर जिला वतनी काट के वापस आना, जबकि आपको मालूम हो कि दुश्मन आपकी ताक में है, वो कभी भी आपको मार सकता है, आपको ये सारी मालूमात हो, उसके बावजूद वापस आना, आके मुकाबला करना और फिर ऐसी ही किसी सूरत हाल में अपनी जान का नजराना पेश कर देना। वो ये सब कुछ जानती थी और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मुदस्सिर, एक सवाल है जो मैं सुबह से उठा रही हूँ कि आज हम उनकी शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त कदावर शख्सियत थी उनकी, लेकिन ये सवाल अभी तक मौजूद है कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी खातून, पहली वज़ीर आज़म, उनका कत्ल हो गया, दिन दहाड़े हो गया, चीज़ें सामने हैं, वीडियोस सामने हैं, लेकिन असल कातिल जो पकड़े जाने थे वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्या क्यों नहीं हुई उस तरह केस की पैरवी जैसे होनी चाहिए थी? बहुत अहम सवाल है ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी आज आपने भी किया है। लेकिन सवाल जो है वो जिन लोगों को सज़ा हो गई, कुछ पुलिस के अफसरान थे, कुछ बाकी इंतजामिया के लोग थे, कुछ और लोगों का जिनके ताने बाने जोड़े गए, वो तमाम के तमाम लोगों के कुछ मफरूर हैं, कुछ लोगों को सजाएं हो गई, कुछ बरी हो गए अदम सबूत की बिना पर, जिन लोगों के बराह रास्त नाम आ रहे थे। तो ये जो केस की प्रोसिक्यूशन और केस का मामला है, ये हमेशा से सवाल उठाया जाता रहा। ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की जब हुकूमत उनकी शहादत के बाद हुई है 2008 में, तब से लेकर 13 तक भी ये केस उस तरह से स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाया है जिसकी ज़रूरत थी। फिर उसके बाद भी तकरीबन अब 14 साल गुजर चुके हैं उनकी शहादत को, अभी तक वो मामलात, वो सवाल
नदारत हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात कर लें, जिस तरह उनका कत्ल हुआ, अदालती कत्ल जिसे कहा जाता है, फिर उसके बाद माफ़ी भी मांगी गई कि वाकई ये मामला था। उससे पहले जनाब लियाकत अली ख़ान का जो है कत्ल, वो भी रावलपिंडी उसी लियाकत बाग के अंदर वो कत्ल हुआ। बहुत से सवाल हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो किए जाने बाकी हैं, और ये सवालों के जवाब तलाश करना भी जरूरी है। लेकिन बहरहाल ये तलाश अभी तक जारी है, जो हो नहीं पाई है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इन लीडर्स की बात करें, तो जिन्होंने पूरा आके जो है वो रुख वो चेंज किया है, तो ये सूरत हाल है। और अच्छा, ये एक चीज सिर्फ यहाँ सुमैया नजर आती है। दूसरा ये है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो अपनी एक शख्सियत है, वो पाकिस्तान की सियासत पर वो खासे गहरे। अच्छा मुदस्सिर, एक चीज है, क्योंकि देखिए हम एंकर्स हैं, हमें हर तरीके की खबर देनी होती है, तो ऐसी ही एक खबर जो कि बहुत बड़ी खबर थी उस वक्त की, बेनजीर भुट्टो की शहादत की खबर देना, और वो खबर दी उस वक्त के चैनल पर वसीम बदामी ने। और वसीम बदामी में से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, मैं जानती हूँ उस वक्त हम एक ही चैनल में थे, काम कर रहे थे, और जब आपके ऊपर ये वक्त आया कि आपको टॉक बैक पर बताया गया कि बेनजीर भुट्टो शहीद हो चुकी हैं, वो वक्त एज ए एंकर आपके लिए कितना कठिन था वो खबर देना? जी बहुत शुक्रिया। मेरे पूरा जो करियर है न्यूज एंकरिंग का, उसकी सबसे ज्यादा यानी सबसे ये वो लम्हा था कि जब जो मुझे कान में एक बात बताई जा रही थी, दोहराई जा रही थी और बार बार दोहराई जा रही थी, लेकिन इस खबर को मैं ब्रेक ही नहीं कर रहा था। मुझे याद है, मुझे बड़ी दामाई सूरत हुई थी, रहमान मलिक साहब की सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल खैरियत से कुछ भी नहीं हुआ बेनजीर साहब को, तो बात ही खत्म हो गई। फिर जरदारी साहब को लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मामला बहुत खराब है। फिर कुछ देर बाद जब बताया गया कि बिल्कुल डायरेक्ट कान में आवाज आई कि कुछ, मैंने इस खबर को ब्रेक ही नहीं किया, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू बिलीव इट। जब मुझे तीसरी चौथी मरतबा बताया गया, तब मैंने इन अल्फाज में कहा था कि हमारे पास ये इत्तला है, हमारे पास बेनजीर साहब की जिंदगी से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात है। मुझे अल्फाज भी याद है कि ये बात मैंने कही थी। जिसके बाद फिर टॉक बैक में बहुत शोर हुआ था कि कंफर्म आप अनाउंस करें, और फिर मैंने ज़ाहिर बहुत ही एक दुखी दिल के साथ ही अनाउंस किया था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान का मंजरनामा बदल गया था। तो ये मेरे करियर का वो लम्हा है न्यूज एंकरिंग के जिसमें एक बात बार बार कही जा रही थी, हर जरिए से कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने बहुत टाइम लिया इसको नाज़रीन तक, ये बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात से। अच्छा वसीम, बिल्कुल ये एक बड़ा मुश्किल सा पाकिस्तान की सियासत में, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मरहला था। एक तो वो एक इलेक्शन की कैंपेन का हिस्सा था, और उसके बाद ये पूरा मंजर जो है वो बदला। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ऐसे सियासतदान आप रोज़ मिलते हैं, वज़ीर आज़म से लेकर अपोजिशन लीडर्स तक, उनसे बात भी होती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ये कहा जाता है कि उनके वो होती हैं इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, और पाकिस्तान के जो खारजा मामलात हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। आप समझते हैं कि एक बड़े लीडर के असरात होते हैं होने से और ना होने से? यकीन इस बात का, क्योंकि ज़ाहिर उनकी तर्ज सियासत से तो इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये बात जरूरी है कि इस तरह की सियासी जमातें हों कि जिनका वजूद चारों जमातों, चारों सूबों में, चारों सूबों। अच्छा वसीम बदामी, हम मजीद इस पर बात करते हैं। और दूसरी जानिब इस वक्त गड़ी खुदाबख्श में जलसा गाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज गड़ी खुदाबख्श जहाँ पर बरसी के हवाले से जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। ये 14 साल हो गए हैं बेनजीर भुट्टो की शहादत को। उसी सिलसिले में यहाँ पर तमाम क़यादत मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अभी अभी पहुँचे हैं, और अब जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। और जलसे के हवाले से सूरत हाल से आपको आगाह करते भी रहेंगे। हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एंकर पर्सन फैसल अजीज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया लॉ स्टूडियो से सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी मोहम्मद उसामा गाजी ने। उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज़ साहब, आपके बहैसियत जर्नलिस्ट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मुलाकातें भी रहीं, आपने बड़ा करीब से उनकी हुकूमत, उनके मामलात भी देखे हैं। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 14 बरस बीत गए हैं उनकी शहादत को, और आज 14 बरस के बाद जब हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस तरह की लीडरशिप उनकी थी, उसका बड़ा एक गैप पाकिस्तान में फिर आया कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो आज आप समझते हैं बैसियत एक साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ही क्या वो विजन है जो उनकी जमात में आज भी चल रहा है?
मुदस्सिर, एक तो सवाल बहुत ही अहम है कि अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होती तो उनकी जमात की सूरत हाल, उनकी जमात की कामयाबी के बाद उनकी जमात की हुकूमत की सूरत हाल कैसी होती। लेकिन एक चीज़ तो लाजिम है कि बहुत बड़ी एक कमी हमारी सोसाइटी में, हमारी सियासत में पैदा हो गई, बहुत बड़ा खला पैदा हो गया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद। उनकी सियासी स्ट्रगल जो थी, उनकी सियासी स्ट्रगल, उनकी वालिद की सियासी स्ट्रगल, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी, वो एक बहुत बड़ी है और उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और आज का दिन जो है वो सोच कर जिस तरह उन्हें कत्ल किया गया, रूह कांप जाती है और सोच वो पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हुआ, उनको कत्ल, उनको शहादत शहीद करके। लेकिन जो उसके बाद का जो टाइम था, जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली और जिस तरह से कौम ने साथ दिया, कौम ने वोट दिया, उस सारी मंजिल को देखा जाए और 14 साल के अंदर जो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार रहा सिंध में, और उनकी गवर्नेंस, मैनेजमेंट, लोगों को डिलीवरी, वो तमाम चीजें अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होती तो सिंध कैसा होता। मेरा ख्याल है सिंध के अंदर कोई भी एक बाशिंदा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही क्यों ना हो, उसका वोटर ही क्यों ना हो, उनका अहदेदार ही क्यों ना हो, वो मुतमईन नहीं है। आम शहरी भी मुतमईन नहीं है। वो डिलीवर नहीं हो सकी सारी पॉलिसीज जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती थी, या अगर वो होती तो सिंध का नक्शा जैसा होता, घड़ी खुदा बख्श का लड़काना का नक्शा ऐसा होता, बेनजीराबाद जो उनके नाम से शायद नवाबशाह है उसका नक्शा ऐसा होता, खैरपुर का नक्शा ऐसा होता, मीरपुर खास का जो उनका अपना वोट बैंक है वो, और कराची का भी नक्शा ऐसा होता। वो बहुत प्रोग्रेसिव खातून थी, डिलीवर करने वाली थी। वो इतनी ज्यादा खतरनाक किस्म की करप्शन और मिसमैनेजमेंट वाले लोगों को कैबिनेट में नहीं रहने देती, उनके खिलाफ करती। उनका बहुत बड़ा एक कैरेक्टर था। उन्होंने अपनी दौर में कई ऐसे वजीरों को, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को हटाया जिनके ऊपर लोग एतमाद नहीं करते थे, जो करप्शन में मुलविस थे, जो ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं चला पाते थे। तो मोहतरमा का तो एक डिफरेंट किस्म का विजन था। मेरा ख्याल है कि मोहतरमा का विजन जो है वो मौजूदा पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं गेन कर सकी, सिवाय इसके कि उनकी बर्सी के ऊपर इस तरह की जलसे तकारीर होना, वैसा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। और आज का दिन मेरा ख्याल है कि मुदस्सिर ये दोहराने का दिन है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती थी, जैसा वो सिंध चाहती थी, जैसा वो पाकिस्तान चाहती थी। आज पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, लीडरान अहद करें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसा चाहती थी वैसा ही हो। वो आवाम को इस तरह तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। यहाँ तो एक हर पॉइंट के ऊपर पैसा चल रहा है, बहुत बुरी सूरत हाल है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो ये नहीं चाहती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा तो नहीं था, रोटी कपड़ा और मकान वाला फलसफा कहीं खो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये फलसफा खो भी गया है और मुझे लगता है कि कोई खास तवज्जो भी इस पर नहीं है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की उसामा। ज़ाहिर है आज बहुत सी सूरत हाल है जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की सियासत कैसी होती अगर बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती, आज की खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कैसी होती, आज एक आम आदमी के हालात कैसे होते, और सबसे बढ़ के जो ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन थी, जिस तरह की निडर, बेबाक और जिस तरह की वो कदावर शख्सियत थी, आप शायद ऐसी कोई शख्सियत हमें तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ये हमारा अलमिया रहा है। बड़े अफसोस की बात है। एक तो दिसंबर का महीना, हम इसमें बड़ी अजीब सी यादें हैं। एक तो होता है कि सर्द मौसम में कहा जाता है वैसे बड़ा रोमानवी एक शायरी वाला माहौल इस तरह हमारे यहाँ मौसम के लिहाज से, लेकिन हम तारीख में देखें तो आप देखिए कि सुकूत ढाका है, APS का वाकया है और बेनज़ीर की आदत है। ये हमारे लिए बड़े शर्मनाक वाकयात हैं। और हमारी तारीख अगर देखें 70 साल से ज्यादा इस मुल्क की तारीख है, तो किसी मुल्क की तारीख में बड़ा मुश्किल होता है कि हम कहें कि इतने वक्त में आपको कोई लीडर्स मिल जाए, बड़े बड़े नाम आ जाएं। हमारे पास लोग तो आए, लेकिन बड़े दुख की बात है, लियाकत अली खान साहब से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख ले, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, ये बड़े दुख की और बड़े कर्ब की बात है कि हमारे यहाँ लीडर्स एक तो बनने में टाइम लगता है। कोई भी शख्स अगर आप देखें तो ये नहीं हो सकता कि वो चंद दिनों में, चंद महीनों में, उसकी एक स्ट्रगल होती है जिससे बेनज़ीर भुट्टो गुजरी। यानी एक वक्त था जिसमें उनको अगर पिंकी कहा जाता है, एक बच्ची थी जो बड़ी लाड बाप से बड़ी वालेहाना मोहब्बत, बाप उससे प्यार करता था। फिर आप देखते हैं कितनी उन पर मुश्किलात आती चली गई, जिला वतनी, फिर हुकूमत में आने के बाद भी हुकूमत जाती है, फिर जिला वतनी। आपने जो सवाल किया कि देखिए पाकिस्तान की तारीख में तो शायद ऐसा नहीं हुआ कि 13 साल से ज्यादा किसी एक पार्टी को एक सूबे में इस तरह हुकूमत मिल जाए।
मुसलसल। तो उसके बाद भी अगर वो डिलीवर नहीं उस तरह कर सकी तो यकीनन मैं समझता हूं कि अगर उनको ये 13 साल से ज्यादा हुकूमत मिल रही है तो इसमें बेनज़ीर भुट्टो का नाम है। मैं जब गया यहाँ पर, मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का इस तरह बरसी पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो वहां पर जब मैंने लोगों से पूछा कि जी आपके ये मसाइल हैं, आपको क्या क्या मसाइल है, उन्होंने सब मसाइल गिना दिए। भाई पानी का मसला है, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, हर मसला है। तो मैंने कहा जी फिर वोट भुट्टो को डाल दें। फिर क्यों? उन्होंने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया। यानी बेनज़ीर भुट्टो का इस दुनिया से जाना, तो वो लोग सिंध के जो इनसे वालियाना मोहब्बत रखते हो कहते हैं जी देखिए वो हमारे लिए आई थी, हमारे लिए इस दुनिया से चली गई। हम सारे मसाइल के बावजूद आज भी आप देखिए ना, जरदारी साहब ने बिलावल साहब का नाम के साथ भुट्टो क्यों लगा दिया? उनको पता है कि भुट्टो का वोट मिलना है। तो ये इनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फिर जुल्फ़िकार भुट्टो के बाद शायद भी सोचा जा रहा था देखिए बाकी बच्चों के साथ भी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। लेकिन उसामा ये सवाल किससे पूछें कि इतने साल हो गए लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को सजा नहीं हुई अभी तक, ये कितना बड़ा अलमिया है। ये बेशुमार हमारे साथ इस तरह के वाकयात हैं। और फिर ये होता है कि हमारा सारा सिस्टम नजर आता है कि जब आप इतने बड़े लीडर के कातिलों को पूरी तरह से अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, और फिर उसमें जब इनकी हुकूमत भी रही, जब इनकी 5 साल हुकूमत रही और वो भी बहुत ज्यादा टाइम था, तो जब इनसे पीपल्स पार्टी से बात की जाती है कहते हैं जी कुछ तो मर गए, कुछ जो है हमने तो अदालतों से उनको पकड़ा था तो वो चले गए, बाकी कुछ को सजा हो गई, वो इस तरह से बता देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी ये ट्रेजेडी हुई थी और उस पर आज भी आप देख लीजिए हर दफा पीपल्स पार्टी अपने वोट को ताजा किस तरह कर रही है। उनके पास इतना ज्यादा बताने के लिए नहीं है कि हमने कोई तालीम में कोई हम इनकलाब ले आए हैं, कोई जिंदगी में लोगों की इनकलाब ले आए हैं। 13 साल, अगर आप 13 साल कुछ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? हाँ, ये बेनज़ीर भुट्टो है, जुल्फ़िकार भुट्टो है, उनके पास सिवाय इसके इससे बढ़कर और कोई नारा नहीं है। आज भी आप देख लीजिए इन्हीं नामों पर उनको वोट मांगने पड़ते हैं, इन्हीं नामों पर उनको वोट डलते हैं। यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के दिलों में कितना इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत, इनका वकार किस कदर है बेनज़ीर भुट्टो का। और फिर अगर सियासी तौर पर बात करें तो क्या क्या मुश्किलात नहीं सही। IGI बनती है, कभी भी पूरी तरह हुकूमत फिर जलावत नहीं, वापस आई। आप देखिए कि नवाज शरीफ बनना चाहते थे इलेक्शन का, लेकिन बेनज़ीर ने कहा कि नहीं जी इलेक्शंस में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो बीच में आ रहे थे, लेकिन फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है इस दुनिया से चली गई। और वो खला देखिए इतना बड़ा लीडर जब बनता है, इतने सालों में मुश्किलात से गुजर कर ही आदमी जो है वो कुंदन बनता है ना, तो उन्होंने इतनी मुश्किलात सी, और जब वो वक्त आया तो एक इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की कुछ कर सकती थी, तो अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया से चली गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है और इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी जलसा का रुख करते हैं, वहाँ पर जलसे की तैयारियाँ कैसी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारे नुमाइंदे शराज पठान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शराज बताइएगा, बाकायदा जलसे का आगाज़ हो गया? बिल्कुल, जलसे का आगाज जो घंटा पहले ही हो चुका था और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शोरा ने जो अपनी शायरी के जरिए बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया और फिर सूबाई रहनुमाओं ने जो है वो तकारीर की। और अब भुट्टो जरदारी जो है वो मरकजी स्टेज जो गरीब भुट्टो के जलसा गाह वहाँ पहुंच चुके हैं। उनका भरपूर इस्तकबाल जो है जियालों की जानिब से वजीर आजम बिलावल के नारों से जो है वो किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है स्टेज पर मौजूद है। इस वक्त आजिज धामरा जो सेनेटर है वो खिताब कर रहे हैं, जलसा की जो सारी कार्रवाई है वही चला रहे हैं। अब कुछ देर बाद जो है तकरीबन 1 घंटे तक जो है मुतवक्किल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब अपना कर चुकेंगे, क्योंकि उससे पहले जो है चंद सूबाई वुज़रा जो है मुख्तलिफ दीगर सूबों से जो आए हुए करेंगे और उसके बाद फिर मरकजी खिताब होगा। और उसमें जो है वो यही बताया जा रहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास अमूमन यहाँ पर होता है गरीब भुट्टो नौडेरों में, वो मुलतवी किया गया था और उसको 5 जनवरी जो है कराची में तलब किया गया है। इस यहाँ जलसे पे जो है वो कोई ऐसा खास ऐलान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी ने भी नवाब शाह में फार्मूले की बात की और लाहौर में खेमे लगाने की बात की, तो इस पे अपनी पार्टी को जो है वो रहनुमाओं को तमाम को एतमाद में लेने के लिए जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो कराची में तलब किया गया। 5 जनवरी को बताया जा रहा है कि ये इजलास होगा। यहाँ पर इस तरह का जो है अहम ऐलान मुतवक्किल नहीं है, क्योंकि सारे फैसले जो है वो अब CEC में होंगे। जी ठीक है, शहराज महमूद पठान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि CEC का इजलास जो एक उमूमी रिवायत है 1 दिन पहले होता है, वो भी इजलास 5 जनवरी को रखा गया है। और इस वक्त जो जलसा गाह के मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। सूबाई सुदूर हर जगह से आने वाले वो वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में अब मरकजी क़यादत के खिताब भी शुरू होंगे। जैसे खिताबात होंगे
आपको उस बारे में भी आगाह करेंगे। इस वक्त हम बात करें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत की, उनके जुर्रत की और उनकी जमात के हवाले से। फैसल अजीज़ साहब, बड़ा एक अहम मामला है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस वक्त सियासी तरबियत करते रहे। 1971 में जब सलामती कौंसिल में पाक इंडिया जंग के हवाले से गए, वो वहाँ पढ़ती थी, वहाँ से उनको बुलाया गया और उनके साथ थे। फिर उसके बाद 1972 में जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जंगबंदी के बाद से, उसमें भी वो खुद भारत में मौजूद अपने बाप के साथ थी, वज़ीर आज़म के साथ थी। उस वक्त इंडियन मीडिया ने, प्रेस ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। तो ये वो तरबियत रही तकरीबन 7-8 साल 9 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। फिर उसके बाद वो शदीद सख्ती देखी, वो माशाल्लाह की जो अजियतें हैं वो भी उन्होंने बर्दाश्त की कि किस तरह से उनके ख़ानदान उनके हवाले से। तो ये एक तरबियत का, फिर सख्तियों के बाद एक कुंदन बनना, एक जो सियासतदान का एक तरबियत का खासा होता है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ही अर्ली एज में वो भी मिल गया जो एक सियासतदान को ज़्यादा मैच्योर कर सकता है। सर, ये जो आपने सारा बैकग्राउंड बताया, जाहिर है वो एक बॉर्न लीडर तो थी, पैदाइशी तौर पर एक रहनुमा थी, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह से उनकी शख्सियत को निखारा, बनाया और जिस कदावर शख्सियत की वो मालिक बन गई और जितनी वो दिलेर थी, मेरी उनसे कई मुलाकातें रही हैं, कई मुलाकातें दुबई के अंदर जब वो जिला वतन थी, खुद साख्ता जिला वतन थी, उस दौरान रही। वो तशरीफ ले गई थी लंदन, वहाँ मुलाकातें हुई। जब वो पाकिस्तान तशरीफ ला रही थी और पाकिस्तान आई थी और जब उनको कराची में एक दहशतगर्दी का वाक़या उनके सामने पेश आया और उस वाक़े के बाद मोहतरमा से जो मुलाकात रही, उनके अंदर बहादुरी मेरे ख्याल सारे एलिमेंट से ज़्यादा थी। दूसरा, उनको फिक्र थी पाकिस्तान के आवाम की, उनको फिक्र थी शहरों की, उनकी फिक्र थी देही इलाकों की कि मेरे लोग कितने ज्यादा पसमानदा हैं, उनके पास तालीम का, सेहत का, साफ पीने के पानी का कितना बड़ा फुकदान है। वो चाहती थी कि जमहूरियत मजबूत हो, वो चाहती थी कि लोगों को उनके दरवाजे पर उनके नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करे। उनकी गुफ्तगू में अगर आप मसला कोई बताएं तो सलूशन अगले लम्हे से था। इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो फुकदान है वो ये है कि अगर आप मसला बताएं तो आगे से मुस्कुराहट आती है, आगे से आपको रिस्पॉन्ड नहीं आता। मसला गली मोहल्ले का हो, किसी रोजगार का हो, किसी महकमे का हो, कोई अवामी मसला हो, आपको बेहतरीन किस्म की एक मुस्कुराहट मिलती है, एग्जीक्यूशन नहीं मिलता। मैं एक बार नहीं, कई सालों से ये चीज बहुत करीब से देख रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, लीडरशिप का मामला, बेनज़ीर भुट्टो का मतलब ये था कि अगर आप मसला बता दें, वो जलसों में पूछती थी, आवाम में घुसती थी, वो खवातीन के साथ घुसती थी, वो नौजवानों के पास घुसती थी, उनके पास कोई सहाफी चला जाए वो फोकस ध्यान देती थी और वो रिजल्ट चाहती थी। ऐसा नहीं था कि आप उन्हें बता दें और वो मुस्कुरा के बात को एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। बेनज़ीर का ये फलसफा नहीं था। वो रोती थी अगर उन्हें कोई मसला ऐसा हो जाए, वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती थी। वो पाकिस्तान की सूरत हाल। दूसरा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खाली सिंध की लीडर नहीं थी, पंजाब, केपी, इस्लामाबाद, आप बलोचिस्तान, किसी भी इलाके में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनका वर्कर या आम आदमी कोई मसला बता दे, वो तड़प उठती थी कि मेरे लोगों के साथ ये मामला है और मसला कैसे हल होगा और किसने ये मसला खराब किया और कौन जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, कौन रिश्वत दे रहा है, कौन मसला हल नहीं कर रहा। वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहता था, वो अटैक करती थी, वो अग्रेसिवली उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। वो हकीकी एक लीडर थी, वो पूरे पाकिस्तान की लीडर थी और पाकिस्तान की शान थी पाकिस्तान से बाहर। जब वो गुफ्तगू करती थी अक़वाम मुत्तहिदा में किसी और फोरम में, तो पाकिस्तान का ऐसा मुकदमा लड़ती थी कि हर पाकिस्तानी समझता था उसके दिल की आवाज है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वो जो सारी तरबियत थी जिसका जिक्र किया आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, उस तमाम चीजें जिस वक्त उनको डिलीवर करना था, जब उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ और मैं अपने लोगों के साथ रहूंगी और मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, दहशतगर्दों ने उनको हमसे छीन लिया, लेकिन वो एक बहुत निडर खातून जी हाँ बिल्कुल बहुत निडर थी, जिसको ये मालूमात हो कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा, वो ये जानती हों और जानबूझ के उसके बावजूद तारीख में और ये एक बड़ा वाकया था कि जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए मोहतरमा ने पाकिस्तान आने से पहले उस वक्त की तमाम सियासी जमातों के साथ जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें दावत दी
जमहूरी ताकतों को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक मिसाक जमहूरियत साइन किया गया। मैं उस तकरीब में लंदन में मौजूद था और एक नए अज़म के साथ जो आमरीत है और आमरीत और जनरली हुकूमत थी, उसके खिलाफ अवाम के हुकूक के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए उठ खड़े हुए। उन्हें पता था एक नए सफर का आगाज करना है पाकिस्तानी कुव्वत के साथ मिलके। तो जो आमरीत की कुव्वतें थीं, जो गैर जमहूरी कुव्वतें थीं, उन्होंने उन्हें रास्ते से हटाया। मगर आज अफसोस ये होता है कि आज मोहतरमा का पाकिस्तान नजर नहीं आता, वो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती है। जो पीपल्स पार्टी का अज़म भुट्टो साहब या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लेके चली थी अवामी राज की बात करने के लिए, जमहूरी इदारों को इस्तेहकाम देने के लिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हर इदारों को मजबूत करने के लिए, इदारों को हुकूमत का मातहत करने के लिए, आज उल्टा हो गया। आज हुकूमत इदारों के मातहत हो गए। आज ये मौका है पीपल्स पार्टी के लिए, उनके पास एक सूबे में हुकूमत है, वो कुछ डिलीवर कर सकती थी, मगर उन्होंने मां सिवाय मोहतरमा के नाम का कैश करवाया और कुछ नहीं करवाया। मैं जिस शहर में रहता हूँ, यहाँ पे मोहतरमा चाहती थी कि लंदन का मेयर जितना बाख्तियार, मसराती का भी मेयर, लाहौर का भी मेयर, इस्लामाबाद का भी मेयर इतनी ही मजबूत हो, मगर मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो मोहतरमा के मंशूर नज़्बुलैन, उनकी सोच से बहुत दूर है। आज कराची की गली सड़कें आप देख लें, आज कराची के हस्पताल, सिंध के हस्पताल देख लें, तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उनके नाम पे किसी और ने इतनी खराबी नहीं पैदा की जितनी उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत ने पैदा की। मोहतरमा के वक्त में रोजगार मिल जाया करता था, इलाकों में कुछ न कुछ तो तरक्याती काम हो जाया करता था, कहीं करती थी। वो जराइम पेशा लोगों से बात नहीं करती थी, वो जमहूरियत पसंद लोगों से बात करती थी, वो सियासी क़यादत और कारकुनों का एहतराम करती थी। आज उसका फुकदान है। आज उनकी हुकूमत एक कंप्रोमाइजिंग हुकूमत है। आज उनकी हुकूमत से जो पीपल्स पार्टी की है उसके इल्जामात के बौछार हैं। आज उनको खराज तहसीन पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कराची बिलखुसूस सिंध बिलउमूम जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ इंसाफ कायम हो, वहाँ पे हर आदमी को रोजगार के। तो आम आपका पॉइंट निहाल हाशमी साहब के जो मोहतरमा जिस किस्म का पाकिस्तान, वो वैसा पाकिस्तान नहीं है, और जिस किस्म के उनकी जमात इस वक्त सूबे के अंदर हुकूमत कर रही है उसके बिल्कुल बरक्स है जो मोहतरमा का विजन था। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, हमारे साथ मुस्लिम नून के रहनुमा मौजूद थे। और जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनके विजन की, उनकी सियासी तरबियत की, एक चीज़ बड़ी अहम है जो लीडर्स होते हैं, ख़ासतौर पर नाज़रीन, वो कौमी लीडर्स जिसे हम वज़ीर आज़म के तौर पर देखते हैं, अपोजिशन लीडर के तौर पर जिनको देखते हैं, उनका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उनको इंटरनेशनल जो रिलेशंस में, इंटरनेशनल कवानीन में जिस तरह से दस्तरस जितनी होती है वो उतनी ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने मुल्क के मुकद्दमात को लेकर चलते हैं। तो उसामा गाजी एक तरफ तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड की तालीम याफ्ता, और फिर वहाँ पर भी जो तालीम है वो मईशत के, वो इंटरनेशनल लॉज की, वो इंटरनेशनल रिलेशंस की, इन चीज़ों के ऊपर। और जब मोहतरमा खुद साख्ता जलावतनी के तौर पर बाहर हम उनके लेक्चर्स अभी भी जब यूट्यूब पर देखते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं कि इतना ज़बरदस्त किस्म का विजन उस वक्त, चाहे वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में वियतनाम की जंग के खिलाफ उठी हों अमेरिका में रहकर ही, या फिर वो पाकिस्तान में जब मौजूद थी तो वो चाहे वो मिडिल ईस्ट के मामलात हों या अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, जो कुछ उन्होंने इतने साल पहले कहा उसके बाद इतने साल बाद वही चीज़ें हमें नज़र आ रही थी। तो ये जो उनका विजन है बैसियत लीडर, ये भी बड़ा एक मिसाली है, कोई शक नहीं। और देखें कि उसका कनेक्शन जिस तरह से आप देखें ना, एक शख्स है, एक शख्सियत है, मोहतरमा है, बाहर पढ़ी, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आती हैं तो अभी जिस तरह उनकी शहादत की बात हो रही थी, आप कनेक्शन देखिए कि उनका आम लोगों से कितना ज्यादा था। कि कराची का हौलनाक वाकया होता है जिसमें 200 लोग उसमें शहीद होते हैं, और उसके बाद भी उनके पास चॉइस थी कि वो पाकिस्तान से भी जा सकती थी या यहाँ रहना था तो अपनी एक्टिविटीज महदूद कर देती, मत लोगों में इतना आती जाती। लेकिन वो लोगों में एक जिस तरह होता है ना कि उनसे वो एक इंस्पिरेशन, एक ताकत लेती थी। आज आप उनकी तस्वीरें देखें, बिल्कुल जमीन पर बैठी हुई हैं, खवातीन के गिर्द उनके दुख दर्द बांट रही हैं। आपको बहुत कम मिलेगा ऐसा। आज आप देख लें कितने आपको इस लेवल के कोई लीडर मिलेगा कि जो इस तरह बिल्कुल सादा लोगों, कारकुनों के साथ मिलना और बात है, लेकिन बिल्कुल एक आम आवाम के साथ उनमें घुल मिल जाना। और उनकी शहादत की जो वजह बनी वो भी आप देखिए कि वो जो नारे लग रहे थे
जो लोग इर्द गिर्द उनके खड़े हो गए थे गाड़ी के और वहां पर नारे लगा रहे थे, अब वो गाड़ी से बाहर आ गई। उनकी शख्सियत में एक ये चीज थी कि लोगों से आप उनको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने जितनी तालीम हासिल की, वहां जिस तरह से उनका एक विजन था, वो सब अपनी जगह, एक इंटरनेशनल उनकी सोच, इंटरनेशनल उनकी पर्सनैलिटी इस लेवल पर हो गई थी, सोच इस तरह से हो चुकी थी, और एक विजन उनका जिस तरह से था आम आदमी के साथ। तो उसके बाद वो रखते हुए एक बिल्कुल आम आदमी के साथ कनेक्शन आप देखिए, और आगे से उनका जवाब भी होता था। तो ये एक अजीब सी हमें ये चीज नजर आती है जो हमें बहुत कम लीडर्स में मिलती है कि या तो आप बिल्कुल लोकल लेवल का एक लीडर होगा, काउंसिलर लेवल का, तो चले वो लोगों से तो इंटरेक्शन उसका होगा, मिल रहे हैं, कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, लोग उसको जानते हैं। लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो का एक हाल हमें नजर आता है कि आप देखेंगे वेस्ट में उतनी ही पॉपुलर कि पाकिस्तान क्या आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म, हर जगह पर उनको सराहा जाता है, हर जगह उनको बुलाया जाता है। उनकी किताबें आप देख लीजिए, इतनी पढ़ लिखी खातून, रोजाना उनका मुताला इतना ज्यादा, खुद यानी लोगों को समझा रही है। यानी काबीना में आप देखें ना, एक तो होता है कि वज़ीर आज़म है, उसको काबीना चला रही है, वो ऐसी वज़ीर आज़म थी, ऐसी पॉलिटिकल लीडर थी जो सारी पॉलिटिक्स को चला रही थी। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि नवाज शरीफ को बता रही थी कि भाई इलेक्शन में आना चाहिए, इलेक्शन लड़ने चाहिए। अच्छा, परवेज मुशर्रफ का जो दौर है उसमें भी वापसी का रास्ता, उसमें बड़ी डिबेट हो सकती है, सही गलत किया, जो भी किया, लेकिन जो भी था इनिशिएट कौन कर रहा था? बेनज़ीर भुट्टो। परवेज मुशर्रफ और का खात्मा अगर होता है, जिस तरह भी ट्रांजिशन होती है, जो कुछ भी हुआ, उस सब में किरदार किसका नजर आता है आपको? बेनज़ीर भुट्टो। हम कह सकते हैं जी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी जनाब और बड़ी उनकी तरदीद होती है, लेकिन वो भी किससे बात करती थी? बेनज़ीर भुट्टो। और एक बड़ा ये एक बड़ा जो विजन की आप बात कर रहे हो समा गाजी, ये एक बड़ा अहम है। हम बात करें बेनज़ीर भुट्टो की, आज 100वीं बरसी, और आज उनकी शख्सियत के हवाले से भी हम बात करें, कुछ उनकी सियासत ज़िंदगी ज़ाहिर है जो कि एक बहुत बड़ी तवील जद्दोजहद थी। उनके वालिद को जब फांसी हुई, उसके बाद उनकी क़ैद अपनी वालिदा के साथ, और उसके बाद फिर सियासत में आना, पहली वज़ीर आज़म बनना, और उसके बाद की जद्दोजहद जब आसिफ अली ज़रदारी को जेल हुई, बच्चों के साथ एक तवील जद्दोजहद है, जिला वतनी, फिर वापस वतन लौटना। और फिर जो खला की बात करें मुदस्सिर, कि खला जो पैदा हुआ सियासत में ख़वातीन के हवाले से, वो अभी भी कोई ऐसी ही शख्सियत नहीं नज़र आती कि जो इस खला को पूरा करे। सबसे बढ़ के कि आपने जो ग्रास रूट लेवल से सियासत करनी होती है, जो एक आम आदमी की मुश्किलात को समझना होता है। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी सियासतदान आज ऐसा है जो इस तरीके से लोगों के साथ घुल मिल के उनके मसले मसाइल को सुने और उनको हल करने की कोशिश भी करे, या फिर तर्ज सियासत को जिस तरह से हो। तो फैसल साहब से बात करते हैं। फैसल साहब, ज़ाहिर है आपने अपने सहाफ़ती करियर में बहुत से सियासतदानों के साथ काम किया, इंटरव्यूज़ किए, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो की बात करते हैं, उनकी शख्सियत की बात करते हैं, जिस तरह से वो लोगों के साथ बैठती थी, उनके मसाइल सुनती थी, जिस तरह की सियासत वो करती थी, कि आपने गांव-गांव जाके, गली गली जाके, घरों में जाके ख़वातीन, बच्चों, लोगों के साथ बैठना उठना, कोई ऐसा सियासतदान नज़र आता है क्या? बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ा खला इस सवाल के जवाब में मैं देख रहा हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मतलब ये था कि उन्हें हर वक्त किसी न किसी शख्स, आम आदमी हो, आम खातून हो, उसको कुछ सिखाना, बताना, उसका मसला सुनना, उसके मसले का हल निकालना, वो इसी फिक्र में रहती थी। अब और वो इतना डीप चली जाती थी पाकिस्तान के हालात को लेके, पाकिस्तान के लोगों के मामलात को लेके, देही मामलात को लेके, शहरी मामलात को लेके, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, पाकिस्तान की इमेज के हवाले से बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। आप बीबी को वो मुश्किल वक्त जब उनके हस्बैंड को, आसिफ अली ज़रदारी को जेल किया गया, बच्चों को लेकर गोद में लेकर जेल जाना आना, बैठना, बात करना, सहाफियों के साथ उनकी दोस्तियां हो करती थी, बहुत तफसील से बात करती थी, सारे मसलों के ऊपर बात करती थी, बड़ी ध्यान से बात सुनती थी। और जब 88 में उनकी पहली बार हुकूमत बनी और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी और मुस्लिम उम्मा की पहली वज़ीर आज़म बनी, उनका वो अंदाज़े गुफ्तगू जो सारी दुनिया में छा गया और पाकिस्तान के लिए वक़ार का बाइस बना, वज़ीर आज़म की हैसियत से भी उस वक्त का उनका काम करना, उसके बाद जब उनकी हुकूमत को हटाया गया, उसके बाद वाले पीरियड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मौके थे, लेकिन वो हमेशा बहुत मजबूत पाकिस्तानी रही। उनके जुमलों में कभी पाकिस्तान से मुकाबला, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात कह देना, किसी और सियासी जमात को, अपने मुखालिफ को उसकी तजलील करना कभी नहीं रहा। आज जो बड़ा गैप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में
वो अपने मुखालफिन को अकलियत करार देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो पाकिस्तान से मुतालिक खतरनाक तकरीर करते हैं और चैलेंज करते हैं पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, नहीं तो ये हो जाएगा। मुराद अली शाह साहब की तकरीर हुई, उस पर कभी किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप ने, आसिफ अली खलील जरदारी ने या किसी और फोरम के ऊपर उसकी मजम्मत नहीं हुई, उनको तंबी नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, बेनजीर भुट्टो की मौजूदगी में पॉसिबल नहीं था, तस्वुर नहीं था। वैसे तो छोटे कद के लोग ऊपर आ नहीं सकते थे, वजीर आला नहीं बन सकते थे या कोई काबीना के अंदर भी नहीं आ सकते थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शायद पीपल्स पार्टी में आखिरी बेंचों पे जगह मिलती थी वो आगे आ गए और उन्होंने पता नहीं कौन सी पीपल्स पार्टी का फलसफा। अच्छा, पीपल्स पार्टी से अगर हटके ही बात करें फैसल साहब, हम ओवरऑल सियासी जमातों की, कि सियासी जमातों को तो तरबियत करनी चाहिए ना नए नौजवानों की, लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब अभी आपने जुबान की बात की कि कितनी खराब जुबान अब इस्तेमाल की जाती है खुद सियासी लीडरान की जानिब से। भुट्टो के दौर पे आपने बहुत जबरदस्त बात की मोहतरमा। असल में यही है, हर जगह पे गवर्नेंस नीचे गई, पॉलिटिकल सिस्टम नीचे गया, अवामी ताल्लुक नीचे गया, लोगों के मसाइल को सुनना नीचे गया। वो फलसफा जो पीपल्स पार्टी का था, जिस पर रोटी कपड़ा और मकान में पीपल्स पार्टी बनी, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद की शहादत के बाद उस पार्टी का बेड़ा उठाया और जिस तरह आगे लेके बढ़ी, वो सारा फलसफा नीचे चला गया, सब कुछ नीचे चला गया। वो अब ना खवातीन की उस तरह से तरबियत है, ना पीपल्स पार्टी में, ना ही और किसी सियासी जमात में। हम कहीं और भी इस तरह का लीडर नहीं देख रहे हैं। मजबूरी तौर पर हमारी लीडरशिप का फुकदान बल्कि कैद हो गया, उस फिक्र का, उस नजरिए का कैद हो गया है, जहाँ पे लोगों की बात होती है, जहाँ लोगों के मसाइल की बात होती है, जहाँ तलबा की बात होती है, जहाँ यूनियन लीडर की बात होती है, जहाँ पे लोगों को ऊपर लाने की बात होती है, जहाँ पे लीडरशिप की बात होती है, जहाँ जमहूरियत को मजबूत करने की बात होती है। यहाँ तो सिर्फ मुकदमे बचाने वाला मामला है। वो चोर अपने आप को मुकदमे किस तरह से बचाएंगे, फॉर्म का पैसा कैसे खाया है, ब्यूरोक्रेसी में। अब पूरा नजरिया ही सियासी जमातों का बदल गया है। अब इस वक्त जो है वो सियासी जमातों के टॉप लीडर जो हैं, उनके भाई, उनके बच्चे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं। पैसा आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम कुछ नहीं होता, डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं। पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला चल रहा है। आपको नजरियाती पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं मिलते। बहुत बड़ा कहर जो है वो सियासी खला पैदा हुआ और ये सब कुछ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद हुआ। जाहिर है 9/11 के बाद सिनेरियो चेंज हुए, दहशतगर्दी के मामलात हुए, पाकिस्तान के अंदर जो मुशर्रफ की हुकूमत थी उनके साथ किस तरह का तालिबान का उनका रिलेशनशिप था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामला थे। लेकिन मोहतरमा की बहादुरी कि वो जमहूरियत पाकिस्तान में दोबारा चाहती थी, अवाम में उसी तरह से अवामी मसाइल को मजबूत से हल करना चाहती थी, सियासी जद्दोजहद आगे बढ़ाना चाहती थी, ये सारी चीजें। लेकिन जब ये तमाम चीजें चली गई, कुर्बानी हो गई, सब कुछ हाथ में आ गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तब भी हमने वो नताइज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाले नहीं देखे और सियासी जमातों में नहीं देखे। उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने मिसाक जमहूरियत की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को साथ मिलाया, मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क में एक नया सिस्टम, एक नई जमहूरियत लाने के लिए उन्होंने जहाद किया और उस जमहूरी जहाद के अंदर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन हमें उनकी शहादत से जो समारात हासिल होने चाहिए थे इस कौम को, बिल्कुल शहीदों की शहादत के बाद वो चीजें भी हासिल ना हो पाई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी और शहादत के बावजूद भी। और जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त लीडरशिप के हवाले से, तो वो ताल इस वक्त है माशरे के अंदर, इस कौम के अंदर के लीडरशिप वो नज़र नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर पर्सन फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ हैं। आप भी नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद बात